आओ स्टार्ट करते हैं। आओ, आज क्या स्टार्ट करना है? बिल्कुल रोटेशन स्टार्ट करना है ना। हाँ, आज रोटेशन स्टार्ट करना है ना। हाँ सर। ओके, तो रोटेशन में कुछ पढ़े हो? नहीं सर। कुछ नहीं पढ़े। देखो, टॉपिक का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। इसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, rotational mechanics is also called rigid body dynamics. So first of all, tell me what is rigid body? What is rigid body? What is rigid body? सबसे पहले ये बताओ कि rigid body होता क्या है? The 2 points between the point distance between 2 points of point doesn't change. ठीक है, सो एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन दें, सिंपल डेफिनेशन बताएं जो तुम लोगों को बोर्ड वगैरह में है, बुक वगैरह में लिखा हुआ है, तो क्या है? बॉडी विच डिफॉर्मेशन is not possible during application of mechanics. During application of mechanics. मैकेनिक्स एप्लीकेशन के दौरान जिस बॉडी का डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। बट डेफिनेशन तो ठीक है, इससे कंक्लूजन हम लोग अभी बहुत सारा निकालेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गया? बॉडी विच डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। अब अगर मैं मान लूं कि लेट्स से दिस इज रिजिड बॉडी, मैंने एक आर्बिट्ररी सेट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, इसको मैंने रिजिड बॉडी दिया, तो रिजिड बॉडी बेसिकली क्या है? कोई भी बॉडी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? कलेक्शन ऑफ लॉटरी पॉइंट्स आर कॉल्ड रिजिड बॉडी। कलेक्शन ऑफ लॉटरी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो कोई बॉडी होता है ना। कोई भी बॉडी का शेप एंड साइज कैसे डिफाइन होता है? बहुत सारे पॉइंट की कलेक्शन। ठीक है, तो इनसाइड कलेक्शन में क्या मैं दो पॉइंट एज्यूम कर सकता हूं? लेट्स से दिस इज वन पॉइंट पी एंड दिस इज अनदर पॉइंट क्यू। अगर इस बॉडी का डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा? इन दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। इन दो पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज, अगर दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। समझ में आया? कई बार मैकेनिक्स के दौरान ऐसे भी होते हैं जो हम लोग को देखने में रिजिड बॉडी नहीं लगेगा, बट इट्स बिहेवियर जस्ट लाइक रिजिड बॉडी, बिकॉज उन दोनों के बीच के सेपरेशन चेंज नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे समझ में आया रिजिड बॉडी को? अगर मैं बात करूं कि लेट्स से दिस इज रिजिड बॉडी, अगर ये रिजिड बॉडी है, मैंने दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया, पी के रिस्पेक्ट में क्यू का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। पोजीशन ऑफ क्यू, पोजीशन ऑफ क्यू, इसका वाइस वर्सा नहीं होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ क्यू डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ओरिजिन बना दो, क्यू पी के रिस्पेक्ट में ही तो देखना है ना, तो पी को ओरिजिन ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर बता चुका हूँ, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ क्यू किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? विद रिस्पेक्ट टू पी। सो लेट्स से दिस वन इज
आर वेक्टर, दिस वन इज थीटा। अब तुम क्या करो, इस रिजिड बॉडी को उठा कर कहीं और भी फेंक दो, तो मान लो यही रिजिड बॉडी कुछ ऐसा घूम जाए, ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पे आ गया और क्यू पॉइंट कुछ इधर आ गया, और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये कुछ ऐसा हो गया, घूम जाएगा ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस वही रहेगा या घूम जाएगा? बट अभी भी पी के रिस्पेक्ट में क्यू का पोजीशन क्या रहेगा, वही रहेगा, और इस एक्सिस के साथ स्टिल अभी भी थीटा ही एंगल बना रहा होगा, इसमें कोई चेंजेस। क्या ये रिजिड बॉडी है? बिल्कुल रिजिड बॉडी है। यहाँ तक कोई डाउट है या क्लियर है? समझ में आया रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी किसी भी दो पॉइंट के बीच का लोकेशन, सिर्फ पी और क्यू नहीं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव मोशन चेंज, बट दैट टू पॉइंट शुड बी लाइज ऑन द रिजिड बॉडी। वो दोनों ही पॉइंट किसका होना चाहिए? रिजिड बॉडी का होना चाहिए। उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का लोकेशन चेंज नहीं करेगा। दिस इज रिजिड बॉडी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आओ, यहाँ पे मैं मान लूं, जस्ट इमेजिन करो, मैं एक रिंग ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रिंग। अभी मैं पूछूं ये रिंग रिजिड बॉडी है कि नहीं है? मान लो अगर रिजिड रिंग को रिजिड बॉडी दिया, तो रिंग के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोजीशन चेंज नहीं करेगा। कोई डाउट? रिंग में मैंने दो पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है, दो बीट ऐड कर दिया, बीट है घूमता है, ठीक है, ये मान लो कुछ ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये भी कुछ ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से। मुझे सिंपल सा एग्जांपल बताओ, क्या ये बीट a मान लेते हैं और ये बीट b मान लेते हैं, तो रिंग प्लस बीट a प्लस बीट b, ये तीनों मिलकर रिजिड बॉडी है या नहीं है? Just tell me. हाँ? नहीं, पूरा अटैच्ड है। बस मुझे ये बताओ रिजिड बॉडी है या नहीं? रिजिड बॉडी नहीं है। ए और बी के बीच का पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बट रिंग के अगर एक पॉइंट पी मान ले, तो पी के रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा? पी के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो क्या पी रिंग का पॉइंट हो गया? मैंने क्या बोला कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, राइट? तो मुझे बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही v वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो ऑल टाइम इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा कुछ इस तरह से ही रहने वाला है, इससे भी रहने वाला है, ये आर चेंज नहीं होगा। बट किसके रिस्पेक्ट में? ए और बी के रिस्पेक्ट में। बट रिंग के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी मान ले तो उसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है, बी का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है पी के रिस्पेक्ट में। इसलिए तीनों सिस्टम रिजिड बॉडी है या नहीं है? नो रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी है या नहीं है? ये रिजिड बॉडी नहीं है। समझ में आ गया? ये रिजिड बॉडी नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं सिस्टम में सिर्फ ए प्लस बी पकड़ूं, इन दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। मैंने ये भी क्या बोला, कुछ बॉडीज ऐसे हो सकते हैं देखने में वो रिजिड बॉडी नहीं होगा। कैसे रिजिड बॉडी होगा? इसको तो इजीली कंप्रेस कर सकते हो ना, देखने में रिजिड बॉडी नहीं होगा, बट अगर दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, देन दे एक्ट्स एज रिजिड बॉडी, एंड वी कैन अप्लाई ऑल द थ्योरी ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की जितने थ्योरी एप्लीकेबल होते हैं वो सब हम लोग इन दोनों के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज रिजिड बॉडी। इसी भी तरीके से कांस्टेंट स्पीड दोनों की मेंटेन की हुई है या नहीं, तो वो अलग है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ही वी मेंटेन कर रहा है, बट वी मेंटेन कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स की बात है, वी मेंटेन कर रहा है, मतलब हमेशा रिलेटिव मोशन में। हाँ, तो ये बताओ
अब यहां से मैं एक और कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, जरा ध्यान से सुनो, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव मोशन हमें क्या दिखाई देगा? Zero. मैग्नीट्यूड पोजीशन का चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो विल बी इधर एट रेस्ट, विल बी इधर एट रेस्ट और सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, तो स्पीड तो जीरो देखने वाला है, मतलब डी ये तो जीरो दिखने वाला है, बट डी बाई डी टी एग्जिस्ट कर सकता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, इसके वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है? सर्कुलर मोशन देखने को मिल सकता है, सर्कुलर मोशन देखने को मिल सकता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? स्पीड चेंज, मतलब दोनों के बीच का लोकेशन चेंज नहीं होगा, बट क्या चेंज होगा? ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो ये ध्यान में रखना कि रिजिड बॉडी को एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का मोशन कैसा होता है, या तो रेस्ट में होगा या फिर सर्कुलर मोशन। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब हम लोग एनालिसिस करेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्या? मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इस पूरे मोशन को हम लोग कितने पार्ट में स्टडी करने वाले हैं? 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन? दूसरा प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास, कोई भी हो सकता है। सेकंड वन इज प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, और तीसरा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ये 3 पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है? हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या पूछना है? हाँ बिल्कुल, तो और क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहले किसके बारे में बात करें? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या सबको समझ में आ रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है? ये पहले बताओ, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सर। किंजल, हाँ सर, क्लियर है सर। प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशनल? मास इन द बॉडी सीधा जा रहा है एक जगह से। देखो, when a rigid body perform pure translational motion, when a rigid body perform pure translational motion, then
velocity of any points on the rigid body. सारे ही पॉइंट्स का वेलोसिटी हमें क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी हमें क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ये लो रिजिड बॉडी ले लिया, इसका हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिया। लेट्स से दिस इज P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। सेम क्या लिखा है, will be same at any instant of time, at any instant of time, instant of time। इसका मतलब सोचो, अगर मान लो P पॉइंट का मोशन V1 है किस इंस्टेंट में, तो Q का भी मोशन कितना होगा V1, R का भी मोशन कितना होगा तो P1 होगा। थोड़ी ही देर बाद यही रिजिड बॉडी यहाँ चला आता है, ठीक है, और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी, ये V1 चेंज हो सकता है, तो V1 चेंज होगा तो सबका V1 चेंज होगा। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं है कि V1 कांस्टेंट होगा ना, ये बोलने का मतलब ये है कि सबका वेलोसिटी सेम होने चाहिए। ये वेलोसिटी मतलब ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों सेम होने वाला है। यही 3 पॉइंट अगर हम ले P Q R, यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी आ गया V2, इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, सबका कितना रहेगा V2। तो V1 V2 अलग अलग हो सकता है, लेकिन मतलब वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी टाइम के साथ चेंज कर सकता है, बट एट एनी टाइम ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी विल मूव विद सेम वेलोसिटी। क्लियर है? ट्रांसलेशन दे सकते हैं बॉडी को रिजिड बॉडी, हाँ पॉइंट्स जितने भी होंगे सबका वेलोसिटी समझ आ गया, कोई दिक्कत है किसी को भी? क्लियर है। मनामी हाँ सर क्लियर है। ओके। अब एक चीज बताओ, सबका वेलोसिटी सेम है, ध्यान से सुनो देखना, सबका वेलोसिटी सेम है, सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अब मुझे बताओ सबका पाथ भी सेम होगा क्या? दो पार्टिकल्स का अगर वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या उसका पाथ भी सेम होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, नहीं सर, वेलोसिटी सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, तो पाथ कैसे अलग हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जरा समझा। दो पॉइंट्स मैंने लिया, इन दोनों का वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम होना मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना और डायरेक्शन भी सेम होना, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है, तो पाथ अलग अलग कैसे हो सकता है? कैसे पाथ अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। पाथ फॉलोड बाय ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। आइडेंटिकल। तो ध्यान से सुनो, यहाँ थोड़ा और समझ लो। अगर ये रिजिड बॉडी हम लोग एज्यूम करते हैं, देखो पी पार्टिकल यहां से यहां मूव करके आया और यहां से यहां मूव करके गया, ही गया है। दिस पी पार्टिकल, पी पॉइंट्स, रिजिड बॉडी का पी पॉइंट्स, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ऐसा था। तो क्यू पॉइंट का भी अगर बात करें तो ऐसा ही वेलोसिटी, ऐसा ही बात। आर पॉइंट का भी बात करें, ऐसा ही वेलोसिटी, ऐसा ही बात। क्लियर है? कोई डाउट है? वेलोसिटी आइडेंटिकल, अब यहां पे लिख लो वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, और एक्सेलरेशन डी बाई डी होता है तो वो भी सेम। एक्सेलरेशन भी सेम।
क्या तीनों का तीनों सेम, वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम, क्लियर है? कोई डाउट है? तीनों का तीनों क्या मिलेगा देखने को हमें? सेम। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम। और खास बात ये है कि when a rigid body when a rigid body perform pure translational motion, then path followed by all points of rigid body will be identical होगा कि नहीं होगा? Identical and parallel. आप मतलब डिस्प्लेसमेंट ही पूछ Path followed भी identical and parallel. ठीक है? दूसरा एक चीज और बोल सकते हैं कि distance traveled by all the points of the rigid body will be same in 7 interval of time. 7 interval of time में सारी की सारी क्या distance travel करेंगे? Same. जब path भी same हो गया तो path length भी same हो गया. तो एक और पॉइंट लिख सकते हो कि distance traveled डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ही ऐसा कैसे बोल सकते हैं? डिस्टेंस वो कुछ भी दिमाग लगाते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे सम होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, कुछ भी दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ देखो, डिस्टेंस traveled by all the points of the rigid body will be same in same interval of time during कौन सा मोशन? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये कहानी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था, समझ में आया? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का समझ में आया कहानी? अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में पहली दो चीजें हम लोग को लिखा, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे अब तक टिल नाउ, वो क्या पढ़ते आ रहे थे? सेंटर ऑफ मास तक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ही तो पढ़ते आ रहे थे। चाहे तुम काइनेमेटिक्स पढ़ा, मेथड्स ऑफ मोशन पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, वर्क एनर्जी पढ़ा, उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक रिजिड बॉडी है, सबसे पहले आओ, सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ड्यूरिंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है? तो जरा बताओ, क्या एक एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे? यही तो होता है, पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? उसके एक एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। अब बहुत सारे पॉइंट्स इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मान लो, सबका वेलोसिटी क्या मिलने वाला है? सबका वेलोसिटी क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ आर एमआई डीएक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कुछ कांस्टेंट दिख रहा है क्या? सबके लिए सेम क्या है? v सबके लिए सेम है, सारे पॉइंट्स के लिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो v सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? और वो किसके बराबर है? v के। तो k इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर, तो कॉमन ले लो, समेशन ऑफ क्या निकल गया?
क्या निकल गया? हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल मास तो यही तो लिखते थे, यही लिखते थे ना काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसा लिखते थे? क्यों ऐसा लिखते थे? क्योंकि सबका स्पीड से सबका वेलोसिटी से हाफ mv स्क्वायर। कहां से आया समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम भी तो लिखते थे ना। लीनियर मोमेंटम भी लिखते थे कि नहीं रिजिड बॉडी का? कैसे? मान लो सारे पार्टिकल का वेग सेम, तो p इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ mi vi। v तो कांस्टेंट होने वाला है, तो क्या लिखते थे? समेशन ऑफ mi इनटू v तो बाहर आ गया। समेशन ऑफ mi क्या लिख देंगे? पूरे मास ऑफ द बॉडी। so p is equals to mass of the rigid body into velocity। किसका वेलोसिटी? किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी सबका तो सेम नहीं होने वाला है। अगर पूछे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, किसका भी? किसका भी? किसी भी पॉइंट का भी तुम फाइंड कर लो। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट का भी मिल जाता है काम हो जाएगा। सबका तो वही दिया वाला है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम mv। क्लियर है? कोई डाउट है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यही तो लिखते थे, लेकिन अभी तक हमने इसका एनालिसिस नहीं किया था, बस समझ गए थे कि हाँ ये होता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो चलो इसमें कोई माथा भूल गया। हाँ जी, क्या हुआ? समझ में आ रहा है नोटेशन या टफ लग रहा है? हाँ सर समझे। यस सर। शुभम, यस सर। रिफत, हाँ सर। समझ आ रहा है? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द स्टोरी ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? सर क्लियर है सर। क्लियर सर। पक्का? कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आओ बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट, इसके अबाउट में फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में क्या हमें निकालना है? प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। क्या होता है जरा तुम लोग डिफाइन करो। व्हाट इज प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस? बोलो बोलो। the particle and axis remains constant. वेरी गुड। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सबसे पहले बात कर ले, मान लो मैं ये नहीं कहता कि जान लो, मैं ये कह रहा हूं मान लो ये आर्बिट्रेरी सिस्टम है बॉडी के, ये किसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है? जरा ध्यान से सुन लो पहले। अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और अबाउट कौन सा एक्सिस बोला है? अबाउट, तो क्या यही है वो फिक्स्ड एक्सिस? क्या वो यही है फिक्स्ड एक्सिस? क्या कोई डाउट है? पक्का यही है ना फिक्स्ड एक्सिस? अब मुझे बताओ, अगर ये फिक्स्ड एक्सिस है, सो इफ यू विश टू फाइंड मोशन ऑफ पॉइंट पी, कैसा होगा? सर्कुलर मोशन विद रेडियस प्लेट से r1। ये इनसाइड द प्लेन को डॉटेड लाइन से बना दिया, ठीक है? डॉटेड लाइन का मतलब इनसाइड द। क्या यही मोशन हो रहा है? क्या यही मोशन हो रहा है? अगर मैं P के सामने एक और पॉइंट कंसीडर करूं, जस्ट इसके सामने लिखूं, तो कैसे बनेगी? क्या यही है?
दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है, एक का रेडियस R1 दिख रहा है और दूसरे का रेडियस, वो दिक्कत है। एक और पॉइंट में मान लिया R कुछ इधर PQR, इसका मोशन कॉन्सेंट्रिक नहीं, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, इसका सर्कल का सेंटर कहाँ है, नीचे है। समझ में आ रहा है? अब ये तो मैंने P और Q एक प्लेन में मान लिया, बट फिर भी P का जो प्लेन ऑफ मोशन है, प्लेन ऑफ मोशन समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो कौन सा प्लेन होगा, प्लेन ये वाला होगा, उसको सामने से देखोगे तो ये दिख रहा है। तो P का प्लेन ऑफ मोशन ये है, Q का भी प्लेन ऑफ मोशन सेम ही है, अलग है। P और Q का जो प्लेन ऑफ मोशन है वो पैरेलल है या नहीं है? P किस प्लेन में मूव कर रहा है, जरा बताना, क्या P इस प्लेन में मूव कर रहा है? ध्यान से सोच, अपने नोटबुक पे पेन को घुमाओ, यही है ना P का प्लेन, और थोड़े बड़े रेडियस में और घुमा दूं तो वो Q का प्लेन है। तो दोनों एक प्लेन में है क्या, अलग अलग है? तो दो प्लेन अगर डिफरेंशिएट करना हो तो बोल सकते हैं पैरेलल। P भी इसी प्लेन में मूव कर रहा है, Q भी इसी प्लेन में मूव कर रहा है, और R भी इसके पैरेलल प्लेन में मूव कर रहा है। तो इसका प्लेन और इसका प्लेन, ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी पॉइंट इसमें चूज कर लो, देख लो उसका प्लेन ऑफ मोशन पैरेलल है कि नहीं है। सबके सब प्लेन ऑफ मोशन पैरेलल है क्या? क्या सबका प्लेन ऑफ मोशन पैरेलल है या कोई कंफ्यूजन है? क्या सबका प्लेन ऑफ मोशन पैरेलल है? उस पैरेलल मोशन में कितने सारे प्लेन्स बनेंगे, इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। सब सारे सर्कुलर मोशन का सेंटर जरा आइडेंटिफाई करो। एक पॉइंट याद है, इसका सेंटर यहाँ पे, ध्यान से सुनो। और एक और पिक्चर बना लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्या सारे के सारे पॉइंट्स क्या परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन विथ सच दैट plane of motion of all the points are parallel or not? Parallel or not? सारे के सारे पॉइंट्स का जो मोशन है सर्कुलर मोशन, वो पैरेलल है कि नहीं है? मैं सिंपल बोलूं, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्लेन में, नीचे वाला भी इस प्लेन में, ये भी इस प्लेन में, ये सब के सब पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये सबको दिख रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? मानामी एंड क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। शुभम, सर स्क्रीन का ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देंगे? क्लियर है सर। स्क्रीन का ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? यस सर। हाँ सर, बहुत ज्यादा। स्क्रीन का ब्राइटनेस है, लाइट ज्यादा दिख रहा है। हाँ सर, मतलब It's like off. Right. सर लाइट ऑफ करके देखिए ना। हाँ सर, अभी अभी सही है? और ज्यादा ही नहीं, नहीं सर, अभी सही है कि ज्यादा ब्राइट हो गया? सर ज्यादा ब्राइट हो गया। थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा हो गया सर। अभी सर थोड़ा कम कर दीजिए। अभी कैसा है? सेम ही है। सेम है? दोनों नेगेटिव बन सकते, ये तो बंद कर दीजिए तो फिर वो हेलो, ये बंद करके बोल सकते हैं। हाँ सर, अब ठीक। अभी सही है? अभी सही है या नहीं सही है, बताओ।
बोर्ड हाँ सर दिखना ठीक। चाहिए, मैं भी दिखूं ठीक ना है सर। दिखूं, कोई फर्क नहीं हाँ सर पड़ता। ठीक है ठीक है। बोर्ड ठीक है दिख सर। रहा है ना? ओके। हाँ हाँ। तो यहां तक सारी पॉइंट्स क्लियर है क्या? जब ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे बताओ प्योर रोटेशन परफॉर्म करने के लिए सारा का सारा पॉइंट्स क्या दिख रहा है? सर्कुलर मोशन दिख रहा है ना? all points performing circular motion such that plane of motion of all the points will be parallel। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब सही दिख रहा है। सब सही दिख रहा है। सब सब सही है तो सब सही है। अब बात कर लो, नोट भी कर लिया होगा आई थॉट। हाँ नोट सर। भी कर लिया होगा ना? नहीं? ओके, ये है हमारा रिजिड सा बॉडी। कैसा बॉडी? और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। मन मन कर, ये क्या है? दिस इज फिक्स्ड एक्सिस अबाउट व्हिच यू परफॉर्म प्योर रोटेशन। ठीक है। अगर मैं बात करूं की पॉइंट का, सब अलग अलग देखो पॉइंट, ये सर्कुलर मोशन कैसा परफॉर्म कर रहा है जरा ध्यान से सोच कर बता रहे हो। क्या ये क्लियर है सर्कुलर मोशन? यस सर। क्या ऐसा ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, पॉइंट एज्यूम करने क्यों? क्या आर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं? ये सब के सब क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। पी का सेंटर C1 पे, Q का सेंटर C2 पे, R का सेंटर C3। अब जरा थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना, इससे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस रिजिड बॉडी के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये सब के सब क्या कर रहे हैं? परफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बताओ। क्या सारे पॉइंट्स रिजिड बॉडी के सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सारे पॉइंट का सेंटर कहां पे बनेगा? अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स का सेंटर लूं, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो तो सब सीवन की कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स लाएंगे शीटू के, और वर्टिकल लाइन पे देखेंगे तो सबका सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, सारे पार्टिकल्स का। ये सब क्या दिख रहा है? क्या ये बहुत सारे सेंटर्स दिख रहे हैं जो मैंने रेड कलर से डॉट मार्क किया है? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सेंटर होगा इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का, ये सेंटर होगा इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का, ये जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का, ये सारे पॉइंट्स का सेंटर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे डिफाइन करें जरा बताना। कैन आई से कि फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेसिकली collection or locus of centers of the circle of all the points। समझ में आ रहा है? What is axis? Fixed axis of rotation? Tell me. What is fixed axis of rotation? What is fixed axis of rotation? Basically, locus of center, locus of collection, locus of center of all the locus of center of all the circle, या फिर ऐसे बोल सकते हैं locus of center of circular motion of all the points, locus of center of circular motion of all circle of all the points which perform circular motion। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का पक्का कोई डाउट है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी को भी। ठीक है।
अब ये बताओ, ये तो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या ये कोई जरूरी है कि बॉडी के अंदर भी लाई करे या बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है? बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, कर सकता है ना? कर सकता है, नहीं कर सकता? बॉडी के बाहर बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते, बहुत सारे रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर होता है, अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन तो अपने सेंटर में एक सर्कल में चला जाएगा, तो कोई जरूरी है? इज इट नेसेसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी लाई इनसाइड द बॉडी और इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी? तो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है ये कलर, this is not necessary that fixed axis of rotation always lies inside the body. It may inside or outside the, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये बताओ, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन, जो मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, अगर याद हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन, इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, ये कहीं जा रहा है कितने से, V1 से, और ये है पॉइंट Q, Q के रिस्पेक्ट में अगर P का हम एंगुलर वेलोसिटी देखें, लेट्स से दिस डिस्टेंस L, तो हम लोग क्या लिखते थे, ओमेगा इक्वल्स टू P परपेंडिकुलर रिलेटिव मोशन देखते थे ना, डिवाइडेड बाय L। ये याद है कि नहीं याद है सबको? सबको याद है कि नहीं याद है? याद है सर। रिफर, आंसर याद है। देखो P परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय L, ओमेगा इक्वल्स टू V पर, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बताओ इसका स्पीड कितना है, V1 है ना, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना लिखेंगे, V1 बाय, और ये दिख किसके रहे हैं, ओमेगा ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू Q देख रहे हैं ना? क्या अगर कोई बोले ये क्लॉकवाइज दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये बताओ। क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन बात करें तो इंसाइड द, किसी को कोई दिक्कत? ये इसको कैसे घूमते हुए दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब यही चीज को मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं कि ओमेगा ऑफ पॉइंट Q देखो विद रिस्पेक्ट टू P, तो अगर Q पे तो बैठ जाओ, किस पे बैठना है, P पे बैठना है ना, P रेस्ट में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। P के फ्रेम पे चले जाओगे तो P रेस्ट में दिखाई देगा, और रूल क्या बताया कि P का वेलोसिटी को Q पे प्लॉट करोगे, Q है, Q पे इस डायरेक्शन में V चलाएगा, ओमेगा कितना दिखेगा, ओमेगा ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू V कितना दिखेगा, क्या V बाई A ही दिखेगा या कुछ अलग दिखेगा? डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा बच्चा, डायरेक्शन सेम है और क्या रहेगा, ओमेगा P विद रिस्पेक्ट टू Q और ओमेगा Q विद रिस्पेक्ट टू V दोनों सेम है या अलग अलग है? ओमेगा ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अरे देखो ना, ये नहीं दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, हिला गया, आ गया, दोनों सेम दिखेगा अलग अलग दिखेगा? अब देखो analysis of angular velocity of all the points of the rigid body.
which are lying in same plane, which are in same plane. कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है। कौन सा है? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। जस्ट इमेजिन करो कि मैंने एक आर्बिट्रेरी शेप का ऑब्जेक्ट लिया है। कौन सा शेप का ऑब्जेक्ट लिया है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऐसा बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो और पहले मुझे समझ में आ जाए तो बताना। ये समझ में आ रहा है? ये जो बॉडी दिख रहा है, ये 3D में दिख रहा है या बॉडी का प्लेन दिख रहा है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या खिला रहा है? ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। पूरा का पूरा क्या है? ये क्या है? पूरा का पूरा एक प्लेन में है, एक प्लेन में। समझ में आया? कोई दिक्कत है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर मैं बोलूं तो अलग अलग पॉइंट दिखाना है। सो दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, अलग अलग लेंगे। तो दिक्कत है? तो अब बताओ, मान लो यहाँ पे अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो सबका ओमेगा सेम या अलग अलग? So we was to add up सबका ओमेगा सेम या अलग अलग? यहाँ पे सोचो, ये रिजल्ट बॉडी है, ये फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में घूम के यहाँ से यहाँ आ गया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं पूछूं पी पॉइंट कितना एंगल रोटेट किया? बताओ। अभी के लिए पी पॉइंट कहाँ पे था? इस लाइन में था, और फाइनली कहाँ पे चला गया रोटेट करके? यहाँ पे चला गया। पी वाला कितना एंगल रोटेट कर गया? थीटा। क्यू वाला कितना रोटेट किया? अलग या थीटा? आर वाला कितना रोटेट किया? सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है? सर्कुलर में पढ़ाया हुआ है। वेयर रिजिड बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे पार्टिकल्स का सेम होगा या अलग अलग होगा? बताओ। वेयर बॉडी परफॉर्मिंग प्योर सर्कुलर मोशन, देखो ये कोई खास बात नहीं है, तो सिंपल है। When a rigid body performing pure circular motion, then angular displacement of all the points will be same or different? Wait, ये सबका थीटा सेम है, ये तो angular displacement है। So when a rigid body, यही मैं समझना है जो अभी बताने जा रहा हूँ, performing pure rotational motion, then angular displacement of all the points lying on rigid body will be same। अगर सबका थीटा सेम है तो सबका डी थीटा बाई डी टी सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? सबका डी ओमेगा बाई डी टी भी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? ये ध्यान रखना, सबका थीटा सेम, सबका ओमेगा सेम और सबका अल्फा सेम। थीटा ओमेगा और अल्फा किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में अलग, चाहे तुम इसका लिख पी का लिख दो, क्यू का लिख दो, आर लिख दो, पी क्यू आर सबका थीटा क्या होगा? सेम होगा। सोचो ना कि ये 30 डिग्री रोटेट कर रहा है या 45 डिग्री, तो दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन चेंज कर जाएगा कि नहीं करेगा? मान लो दो पॉइंट्स हैं रिजिड बॉडी पे, एक पॉइंट पी को इंडिकेट कर रहा है, एक पॉइंट क्यू, और दोनों अगर सेम रोटेट करेगा तभी तो दोनों के बीच का पोजीशन चेंज करेगा, सेम रहेगा ना? एक 30 डिग्री रोटेट करेगा, एक 45 डिग्री, पोजीशन सेम रहा, चेंज करेगा। तो रिलेटिव पोजीशन को सेम रखने के लिए सबका थीटा ओमेगा अल्फा क्या होने वाला है? सबका थीटा ओमेगा अल्फा क्या होने वाला है? कोई डाउट किसी को भी?
क्या ये थीटा ओमेगा अल्फा सेम होगा अलग अलग होगा? सेम होगा पक्का? चलिए आओ अब तुम्हारा रिजल्ट बॉडी बनाते हैं। ठीक है समझ आ रहा है कि रोटेशन टफ लग रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ समझा जाता इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो बात कर रहे थे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये सब के सब सेम प्लेन में है अलग अलग प्लेन में, जितने भी पॉइंट्स है ये सब के सब क्या है सेम प्लेन में, ये सब के सब सेम प्लेन में। ठीक है अब जरा बताओ और वो भी कौन सा प्लेन में? रोटेशनल प्लेन, जिस प्लेन में इसका रोटेशन हो रहा है उसी प्लेन। ठीक है ये देख रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे क्रॉस करता हुआ दिखा रहा है, अगर फ्रंट दिखा देता है इसका मतलब स्ट्रेट से बट ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये रोटेशन और सारे के सारे पॉइंट्स इस वाले हैं। हां सही मतलब ये सब के सब क्या है सही। तो दिक्कत अब यहां से कुछ होगा, मैं अलग अलग दो तीन चार पॉइंट्स ले लेता हूं, लेट्स से P एंड दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। लॉजिकली समझना और दिमाग को थोड़ा सा ऑपरेट करना, ये मान लो y एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये पॉइंट y पकड़ लेते हैं तो दिक्कत है। अब मतलब सबके सब लाइन के प्लेन में है, y ही सेंटर होगा सबका सर्कल का, सबका सर्कल का सेंटर y ही होगा ना। ये इसका पोजीशन है r1, इसका पोजीशन है r2 और इसका पोजीशन है r3। सबके सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा इसके बावजूद, तो ये परपेंडिकुलर होगा r1, ये परपेंडिकुलर होगा r2 और ये परपेंडिकुलर होगा r3। ठीक है ये एक्चुअली लिया कैसे गया है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लिया ऐसे गया है ना, देखो ये मान लिया रिजिड बॉडी है ना, इसको ऐसे मैंने सेक्शनिंग कर दिया और ये सेक्शन करके ये जो PQR पॉइंट है ना इसी प्लेन में। अब क्लियर है? कोई रिजिड बॉडी है सॉलिड टाइप का, उसको कट कर दो, कट कर तरबूज को कट कर दो, तरबूज को बीच से कट कर दो, बहुत सारे बीज नजर आते हैं वो सबके सब सेम प्लेन में अलग अलग प्लेन में, और तरबूज पर से पाओ। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये बेसिकली क्या है एक प्लेन में सारे पॉइंट्स है, और वो भी प्लेन तो ऐसा भी हो सकता है बट ये कौन सा प्लेन में है जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन में सारे पॉइंट्स। समझ में आया? अब उसे बताओ omega of point P with respect to y is equals to omega of point Q with respect to y is equals to omega of point R with respect to y। हो गया या नहीं हो? ये तो अभी अभी बताया सारे पॉइंट्स का ओमेगा क्या होने वाला है, क्या करेंगे ओमेगा से घूम रहा है तो y एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर के पॉइंट पर ओमेगा ऑफ p ओमेगा ऑफ q ओमेगा ऑफ y सब कुछ सेम होगा अलग अलग। यही पे समझना है, ये लास्ट कांसेप्चुअल पॉइंट है, इसके बाद आसान है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ में आ जाएगा। सेम होगा अलग अलग होगा, पक्का पक्का सेम होगा। तो बताओ अब इसका रिवर्स लिखो, ओमेगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या अभी थोड़ी देर पढ़ा है ओमेगा ऑफ a with respect to b is equals to omega of b with respect to a। ओमेगा ऑफ b with respect to y को क्या लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ y with respect to b। क्या क्या लिख पा रहे ये होगा या नहीं होगा? मतलब इसके y का ओमेगा इसके बहुत सेम हो जाए, होगा नहीं होगा? अब बताओ मुझे इन दोनों इक्वेशन को कंक्लूड करेंगे कि ओमेगा ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p लिख सकते हैं कि नहीं? सेम ही होगा। मैं q with respect to p ठीक है ओमेगा ऑफ p मान लीजिए कट जाएगा ओमेगा ऑफ p इक्वल टू ओमेगा ऑफ q आ जाएगा, फिर आएगा वही आएगा। देखो ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ q with respect to y है कि नहीं है? ओमेगा ऑफ p with respect to y is equals to omega of q with respect to y। ध्यान से तो लगेगा ओमेगा ऑफ p का ओमेगा अगर हम y से देखते हैं और q का ओमेगा y से देख रहे हैं तो दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो उसका रिवर्स भी होगा।
P का ओमेगा y से और y का ओमेगा q से भी सेम ही आने वाला है ना? तो मैं रैंडम बोलूं कि P का ओमेगा q से सेम मिलने वाला है, अलग अलग मिलने वाला है। नहीं समझा? जैसे आप भी बोले कि ओमेगा पी क्यू पूछ रहे हो, ओमेगा पी किसी का भी मैं पूछ रहा हूँ, ओमेगा ऑफ p with respect to y, ओमेगा ऑफ p with respect to y is equals to ओमेगा ऑफ y with respect to p, ठीक है? ओमेगा ऑफ q with respect to y is equals to ओमेगा ऑफ y with respect to q। तो अगर p से ओमेगा y का देख रहे हैं या q से ओमेगा y का देख रहे हैं, सेम आ रहा है, तो बताओ p का ओमेगा q से देखेंगे तो सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो सेम ओमेगा से धरा हुआ, तभी तो y का दोनों का सेम ओमेगा दिख रहा है। नहीं समझा? p जिस ओमेगा से घूम रहा है तभी तो उसी से घूमता हुआ दिखेगा, q जिस ओमेगा से घूम रहा है उसी से घूमता हुआ दिखेगा। अब p से भी y का ओमेगा और q से भी y का ओमेगा सेम ही दिख रहा है, तो p का ओमेगा और q का ओमेगा सेम होगा या अलग अलग होगा? पी का ओमेगा और क्यू का ओमेगा सेम। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पी को जब क्यू के पॉइंट में बैठ के देखोगे तो नहीं, उससे जो जीरो वो भी सेम, वो भी सेम। क्यू में बैठे हो, क्यू भी ओमेगा से आ रहा है। बता एक बंद हमें किसका देखना है? p का ओमेगा देखना है, क्यू में बैठ में, क्यू में बैठ के देखा p का ओमेगा y से ओमेगा ओमेगा, और ऐसा सोचो p का ओमेगा y से q का ओमेगा y से, अच्छा y का ओमेगा p से, ओमेगा ठीक है? y का ओमेगा p से कितना आ रहा है? ठीक है, y का ओमेगा में p से देखूं तो ओमेगा ही दिखेगा, और ऐसे y का ओमेगा p से देखोगे तो कितना आएगा? ओमेगा। ध्यान से समझना, q का ओमेगा y से देखोगे ओमेगा तो बताओ p का ओमेगा q से सेम हुआ कि नहीं हुआ? ई तो हाँ, तो ये तो क्वेश्चन के नेक्स्ट पे नहीं आता। तो यार क्यू पे हो, क्यू भी ओमेगा से ला रहा है, पी भी ओमेगा से ला रहा है, तो क्यू पे हो ओमेगा तो उसको लीनियर वेलोसिटी के साथ क्यों ट्रीट कर रहे हो? लीनियर वेलोसिटी के साथ क्यों ट्रीट कर रहे हो? नहीं, ऐसे समझो, देखो ऐसा समझो, ओमेगा ऑफ p with respect to y, ओमेगा ऑफ q with respect to y, ओमेगा ऑफ r with respect to y, ये सेम है। ओमेगा ऑफ y with respect to b, ओमेगा ऑफ y with respect to q, और ओमेगा ऑफ y with respect to r, ये भी सेम है। अच्छा यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ y with respect to q, अब इसी का ऊपर वाला इक्वेशन लिखिए, ओमेगा ऑफ पी माइनस ओमेगा ऑफ वाई इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्यू। वैसे नहीं, वैसे वैसे नहीं लिखता है, रिलेटिव में वैसे नहीं लिखते, नहीं रिलेटिव में वैसे नहीं लिखता है। एल्गोरिथम के लिए ऐसे नहीं, हाँ मीडियम फ्री वैसे। वैसे नहीं, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ मुश्किल का, इसको समझा, ये देखो ये चीज पहले समझ में आ गया, ये दोनों में तो कोई दिक्कत आई नहीं है, ठीक है? अब देखो मैं यही दिखाता हूँ, मान लो ये रिजिड बॉडी है, ठीक, और ये है इसका एक्सिस प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है? मतलब कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब बताओ अगर ये पूरा का पूरा कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है? अगर इस पे मैं पॉइंट दिए तो ये y एक्सिस से कितने से घूमता हुआ दिखेगा? ओमेगा से। तो थीटा के टर्म में हमको कंपेयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के बाद p कुछ यहाँ आ गया और एक पॉइंट p के ठीक नीचे ले लो, किधर कहीं q, तो q अभी किधर आ गया होगा? इधर आ गया होगा। अभी के लिए बताओ p और q लाइन को जरा ये करो, मैच करो, ठीक है? तो मुझे बताओ कुछ ऐसा हुआ होगा, ये बॉडी ही थोड़ा सा घूम गया है, ठीक है? ये तो बॉडी है ना, ये थोड़ा सा घूम गया, ठीक है? अब मुझे बताओ एक चीज है, हाँ बताता देखो आंसर देखो ना, ये पॉइंट बस घूम के यहाँ चला गया, पूरा का पूरा थीटा से रोटेट कर गया है। कितने से रोटेट कर गया है? ठीक है? तो मुझे बताओ अगर हम y से देख रहे हैं तो p कितना रोटेट किया? तो ओमेगा कितना दिखेंगे? थीटा बाई टी, ठीक है? अगर यही y से q को देखें तो q कितना रोटेट कर गया? ठीक है? तो इसका भी ओमेगा कितना देखेंगे? थीटा बाई टी। अब मुझे बताओ एक चीज,
क्यू से अगर पी को देखें तो कितना रोटेट करेगा? तो हम क्या देखना चाह रहे हैं? क्यू से देखना चाह रहे हैं कि कितना एंगल रोटेट करेगा, बताओ। क्यू का इनिशियल पोजीशन क्या था? क्यू का यही था ना, वर्टिकल पोजीशन। और फाइनल क्यू से देखें तो ये फाइनल पोजीशन है, ये ये भी थीटा ही होगा ना। अरे वो दोनों उल्टा रोटेट हो जाएगा। क्यू से भी देखेंगे तो कितना एंगल रोटेट किया? क्यू से देखेंगे तो पॉइंट पी कितना एंगल रोटेट किया? देखो, अरे वाई से देख रहे हैं पी कितना एंगल रोटेट किया, वाई से देख रहे हैं क्यू कितना एंगल रोटेट किया, थीटा। क्यू से देखेंगे पी को तो क्यू से पी का इनिशियल पोजीशन अगर क्यू से देखें तो ये पोजीशन था जिसको हमने यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर दिया ब्लू लाइन से। और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? क्यू से पी का ये हो गया। तो बताओ अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा नहीं होगा पैरेलल? नहीं समझा? थीटा ही रोटेट किया ना, कितना रोटेट किया? तो फिर से अगर ओमेगा लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? थीटा बाई टी ही तो आएगा। नहीं, अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा। चलो रॉड लेके समझा। ऐसे नहीं समझोगे तो काम चलेगा। ये देखो, ये है। तो अभी मैंने क्या किया, क्या करें जरा ध्यान से देखो। इस रॉड को मैंने रोटेट करवा दिया ऐसे, इस रॉड को रोटेट करवा दिया कैसे? ऐसे। समझ में आ गया? इस रॉड को हमने रोटेट करवा दिया। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है पॉइंट पी। पॉइंट पी कहां से कहां तक चला गया? पी से P1 तक चला गया। क्यू कहां चला गया? क्यू से लेकर P1 तक। तो अगर वाई से देखे तो पी कितना रोटेट किया? तो ओमेगा कितना लिखेंगे? थीटा बाई टी। वो दिक्कत है, या डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमने कितना लिखा? ओमेगा पी बाई ओमेगा ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये कितना लिखेंगे? थीटा बाई टी ही लिखेंगे। अगर मैं पूछूं क्यू के रिस्पेक्ट में वाई कितना रोटेट किया, समझ में आ रहा है? तो बताओ इनिशियली क्यू कहां पे था? यहाँ पे। और बी सीधा ऊपर। फाइनली क्यू कहां पे आ गया? यहाँ। और बी कहां चला गया? तो हमें क्या देखना है कि इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट किया। तो इनिशियली जो पॉइंट बी था क्यू के कहां था? वर्टिकली ऊपर था। कहां था? इसी लाइन पे था ना, सीधा ऊपर था ना। तो बताओ फिर ये थीटा नहीं होगा? ये थीटा नहीं हुआ। तो ओमेगा ऑफ पी अगर देखें क्यू के रिस्पेक्ट में वो भी कितना है? मेरा इतना देर से समझाने का मकसद ये था कि जब भी कोई रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन परफॉर्म करता है तो जो ओमेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में होता है वही ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो ओमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में है वही ओमेगा पी के अबाउट में क्यू का है, क्यू के अबाउट में पी के अबाउट में क्यू का लिख दिया, क्यू के अबाउट में पी तो से नहीं होते थे। समझ में आया कि नहीं आया सबको? एक बार सो वेरेबल ये समझाने का तरीका था, नहीं तो मैं एक लाइन में इस चीज को लिखवा देता। बट ये मैंने फील करवाया कि देखो मैथमेटिकली। समझ में आया कि नहीं आया? फाइनल पोजीशन ऑफ क्यू के रिस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ पी थीटा है तो थीटा बाई टी भी क्या होगा? सेम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ सब करो। इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट टू तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो देखे यही तो है, वर्टिकली तो है इनिशियल, वर्टिकली तो है इनिशियल पोजीशन। क्यू से देखोगे तो क्यू रेस्ट में तो दिखाई देगा ना। तो क्यू देखेगा कि हम यहाँ पे रेस्ट में है तो अपना पी का पोजीशन ऊपर देखेगा और वो देखेगा कैसे घूम के आना। समझ आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता दूं, देखो ये P था, ये Q था। अगर P के सॉरी Q है कि P है, Q के रिस्पेक्ट में P को देखोगे तो Q मोशन में अपने फ्रेम में नहीं दिखाई देगा।
क्यू अपने ही पोजीशन पे दिखाई देगा और पी उसको कहाँ दिखाई देगा, थीटा पे। तो क्यू तो एक्चुअली में यहाँ पे आ गया और पी कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो बस यही तो देखना है कि क्यू जब यहाँ पे था तो पी यहाँ पे था, तो पी ने यहाँ से यहाँ गया तो कितना एंगल रोटेट किया, यही तो बस सोचना है ना, यही सोचना है ना बस, कोई डाउट है बस। एनीवे अब यहां से ये सारे एक्सप्लेनेशन से कंक्लूजन क्या निकला, whenever a body perform pure rotation about fixed axis of rotation, then angular velocity of any point of the region with respect to any other point of the region will be same and that will be omega. क्या इसका स्टेटमेंट लिख दूं, क्या इसका स्टेटमेंट लिख दूं, when a rigid body performing pure rotational motion, कैसा मोशन, pure rotational motion about fixed axis of rotation with कितने से, with angular velocity, omega, then angular velocity of any points of result body. Angular velocity of any points of result body with respect to any other points of same rigid body. ठीक है, क्या बोला है, then angular velocity of any points of rigid body with respect to any other points of same rigid, but एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, both points should be in same plane or different plane, ब्रैकेट में लिख दो same plane, ठीक है, ठीक है, will be same and that will be omega. समझ में आया, सेम प्लेन में होगा तब सेम प्लेन पर होगा, समझ में आ गया, and that will be समझ में आया कि नहीं आया, करने का मतलब ये एक रिजिड बॉडी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक प्लेन ले लो, मान लो इस प्लेन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इस प्लेन में जितने भी, अगर ये रिजिड बॉडी कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा से, इस प्लेन का कोई भी पॉइंट ले, पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, ये सब के सब एक्सिस के अबाउट में कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे, ओमेगा से। तो मैं पूछूं कि पी का ओमेगा वाई के रिस्पेक्ट में कितना होगा, बताओ, आर का, क्यू का, आर का क्यू के रिस्पेक्ट में, पी का क्यू के रिस्पेक्ट में, पी का आर के रिस्पेक्ट में, आर का पी के रिस्पेक्ट में, दैट्स इट। क्या समझ में आया मेरी बात या नहीं समझ में आया, आ गया सर। Yes, sir. रिफर। Yes, sir. तो प्योर रोटेशन मोशन जब परफॉर्म कर रहा है किसी भी एक्सिस के अबाउट में सेम प्लेन में, बस पॉइंट्स क्या होना चाहिए, सबका सब सेम प्लेन में होना चाहिए, सबके सब पॉइंट्स किस में होना चाहिए, सेम प्लेन, और वो भी कौन सा प्लेन में, प्लेन ऑफ सर्कुलर
ये फिर हो सकता है उसे नीचे भी क्लियर ले सकते हैं वही सारा प्रॉब्लम है इसलिए पैरेलल प्लेन होना भी गलत नहीं समझ आया कि नहीं आया सर्कुलर मोशन आसान लगा डिफरेंट लगा तो सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन ही तो अभी तक है कि वो रोटेशन हुआ है यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई ठीक है कोई दिक्कत है सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होने वाला है या अलग होने वाला है सबको सबका सबके रिस्पेक्ट में सेम ही ओमेगा देने वाला है नहीं तो रिलेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा एक जगह फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रहेगा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या अब यहाँ से दोनों रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है मेन थिंग जो हम आगे स्टडी करना है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके बाद सारा एनर्जी मोमेंटम वगैरह ऑलरेडी हम लोग लीनियर मोशन के लिए पहले स्टडी कर चुके हैं ये सारा लीनियर मोशन के लिए एनर्जी स्टडी की हो कि नहीं स्टडी की हो मोमेंटम स्टडी की हो कि नहीं की हो फोर्स स्टडी की हो कि नहीं स्टडी की हो वही फोर्स यहाँ पे क्या बन जाता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए टॉर्क बन जाता है जैसे फोर्स को कैसे डिफाइन करते हो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग फोर्स इज एनीथिंग which change or try to change the state of linear motion of the body. State of motion of the body. ठीक है? We change or try to change the state of linear motion of the body. Torque क्या होगा? Torque is anything which change or try to change the state of angular motion of the body. ठीक है? अब बताओ किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ लीनियर मोशन चेंज करते हैं कितनी तेजी से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कितना उसमें एक्सेलरेशन होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है मास पे प्रोपोर्शनल टू मास होता है वैसे ही यहाँ पे मतलब मास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स चाहिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास मास पे सेम चीज यहाँ पे क्या डिपेंड करता है इनर्शिया किसी भी बॉडी को अगर हम रोटेट करते हैं सेम फोर्स से सेम टॉर्क से कितना जल्दी उसमें एंगुलर वेलोसिटी कितना जल्दी करने जाएगा वो किस चीजों पर डिपेंड करता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे इस चीज को हम इंप्रूव कर देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बट एक चीज ठीक है अभी हमें दो चीजें पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली हम लोग एनर्जी को रिलेट करके ले आते हैं एनर्जी को रिलेट करके ले आते हैं जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन यही से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट आ जाता है जरा ध्यान से समझो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन above its axis of काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बॉडी मतलब कैसा बॉडी यहाँ पे जब हम बॉडी की बात करें तो कैसा बॉडी रिजिड बॉडी देखो मान लो एक बॉडी है इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ठीक है तो मुझे बताओ यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया ठीक है जिसका मास छोटा सा मान लेते हैं एम आई जो कि आर आई डिस्टेंस पे ले लेते हैं है ना एम आई ले लिया आर आई डिस्टेंस पे तो बताओ इसका ये कौन सा सर्कल में घूम रहा होगा कुछ इसी सर्कल में घूम रहा होगा ना इसका लीनियर स्पीड कितना होगा आर आई इंटू ओमेगा होगा या नहीं होगा आर आई इंटू ओमेगा होगा या नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट कितना लिखेंगे बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई पार्टिकल ए आई पार्टिकल का कितना लिखेंगे हाफ इनटू एम आई इनटू स्क्वायर आर आई स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर ये लिखते हैं ना
अब बताओ पूरा काइनेटिक एनर्जी का समेशन कर लो तो k का वैल्यू कितना लिखेंगे यहां से कुछ कांस्टेंट भी जाएगा ओमेगा कांस्टेंट है 8 तो हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू r कांस्टेंट है 8 में 8 r की वैल्यू तो पार्टिकल का वैल्यू होगा समेशन ऑफ क्या दिया mi प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पे क्या लिखते थे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर यहाँ पे हाफ ये एक नया टर्म इनटू ओमेगा स्क्वायर तो जो वहां पे मास का रोल प्ले करता था लीनियर मोशन में वही यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है mr स्क्वायर देखो काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन का जरा आप करके देखो काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन ये इक्वल्स टू कितना लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोशन सीधा सीधा बोलो ठीक है एंगुलर में कितना है हाफ v का रूट कौन ले लिया ओमेगा स्क्वायर और m का रूट कौन लेगा और किसी ने टर्म को हम लोग नया नाम दे दिया मोमेंट ऑफ किसके अबाउट में लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट It's on rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर है कोई कंफ्यूज लग रहा है समझ में आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर कहां से आता है ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि मान लो यहां तक पहले नोट कर लो ठीक है यहां तक नोट कर लो तो इसको अगर हम स्टडी करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एन एनालॉजी ऑफ मास लीनियर मोशन में जो मास का रोल था वही एंगुलर मोशन में क्या प्ले करने वाला है वो पूरा टर्म कंबाइंड लिख के mr स्क्वायर तो बार बार जब mr स्क्वायर ना लिखना पड़े इसलिए उसका एक नाम ले दिए हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई स्क्वायर हाफ आई आई और एम का रोल सेम दिख रहा है अलग दिख रहा है तो आई क्या है बेसिकली जस्ट लाइक एनालॉजी ऑफ एम करके हम लोग इसको समझ सकते हैं मास का रोल क्या है तो बता नहीं सकते हो किसी भी बॉडी को कितने तेजी से हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है गिवन फोर्स पे वो किस पे डिपेंड करता है उसका मास के वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है वैसे ही किसी भी बॉडी को कितने तेजी से उसका एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना है वो किस चीज पे डिपेंड करता है उसके मोमेंट ऑफ क्लियर है कोई डाउट अब मास पर एक फिक्स पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सिर्फ मास पे डिपेंड करता है या मास और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है समझ गया क्या तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अब आ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ तो ब्रैकेट में सीधा सीधा एक में लिख लो एनालॉजी ऑफ मास या कंपेयर विद मास इन लीनियर मोशन ठीक है एक्स एच ऐसे लिख सकते हो एक्स एच सेम रोल played by mass in linear motion तो लीनियर मोशन में मास का रोल होता था सेम रोल इट विल प्ले सेम रोल इन एंगुलर मोशन प्ले सेम रोल इन एंगुलर मोशन एंगुलर मोशन में बिल्कुल वही रोल प्ले करेगा जो लीनियर मोशन में मास प्ले करता था तो अब सीधा सीधा एक चीज को सीख गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास इसी ने कुछ बोला moment of inertia of point mass m which is at a distance r from axis of
rotation like this. This is axis of rotation, this is point percent. या सीधा सीधा क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये r है और इसी r रेडियस में ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर से शुरू कर रहा होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो I का वैल्यू कितना लिखेंगे? क्लियर है, कोई डाउट है? ये तो एक पॉइंट मास के लिए लिखा। इसके बाद सेम चीज लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। बहुत सारे मास सिस्टम लिए, बहुत सारे मास सिस्टम। अब यहाँ पे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर पे स्केलर वेलोसिटी एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो स्केलर moment of inertia about given axis of rotation, about fixed axis of rotation. ये कैसा क्वांटिटी है, रिलेट करता है स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो बताओ नेक्स्ट पॉइंट पे चले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। हालांकि अभी मैं टेंसर के बारे में इतना बात नहीं करूंगा, टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम दो चीजें सोचेंगे, एज ए वेक्टर और एज ए स्केलर। तो यहाँ पे हम क्या एज ए इसको स्केलर क्रिएट करने वाले, ठीक है। मोमेंट ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा। लेट्स से दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज बॉडी हैविंग मास m1 m2 m3 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। सबका रिलेटिव पोजीशन दिया है r1 r3 r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर भी दिया गया है, मान लो बहुत सारा rn rn। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द सिस्टम क्या लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस mn r स्क्वायर। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने लोगों को क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ ना, सबको क्लियर हुआ? Yes, अब sir. मैं लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूं, छोटा सा, ये लो, ये देखो, स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ a, साइड लेंथ कितना है, साइड लेंथ कितना है, फाइंड moment of inertia of system about given axis of पहले देख रहा हूँ रॉड, ये कोई इसका मास वगैरह नहीं है, मास तो इसमें है, कॉर्नर स्पिन पार्टिकल रखा हुआ कि कंटीन्यूअस मास सिस्टम का नहीं होता है, एक्सटेंडेड मास सिस्टम का। इसमें मैं पहला I about x, दूसरा I about y एंड तीसरा I about z। तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन में दे रहा हूं, अभी तीनों के अबाउट में फाइंड कर रहा है। देखो ये है Ix, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसके अबाउट में पूरा सिस्टम को घुमा रहा है, ये समझ में आ रहा है? दैट इज इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। फिंगर को कितने लोगों ने रोटेट किया है, आता है रोटेट करने, रोटेट करके रोटेट करके दिखा। ठीक है, ऐसे रोटेट करते हो ना सब लोग, ऐसे। हाँ, तो ये चारों कोऑर्डिनेट में मास है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो इसी को 3D में अगर देख लेंगे तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बन जाएगा,
समझ में आएगा? तो पहला है आई एक्स, दूसरा दूसरा सेकंड क्वेश्चन पूछा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आई अबाउट वाई, इसको कैसे रोटेट किया जा रहा है? लाइक समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से रोटेट किया जा रहा है, क्लियर है? आई वाई। तीसरा दिया है आई जेड, ये है हमारा आई जेड, आई एक्स आई वाई आई जेड, ये तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन के वाटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले एक बार 5 से 10 मिनट कंसंट्रेट होकर जो पॉइंट्स अब तक पढ़ाया है उस पर फोकस करो, फिर इसको सॉल्व क्या सर हो गया है। हम कॉर्नर से कॉर्नर जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर तो आई एक्स एक्सिस ये है, आई वाई एक्सिस ये है और आई जेड एक्सिस ये है। जैसे लड़ाई घुमाते वक्त पतंग उड़ाने के लिए ये एक्सिस डायमीटर के अमाउंट को रोटेट कर रहा हूं। चलो फाइव भी करो सब लोग। सर हो गया है। हो गया? हाँ सर। ओके। सर एक डाउट था थोड़ा सर। सबको टाइम दो करने का, थोड़ा मैंने क्या बोला सर कि एक डाउट था पाँच सर। 5 से 10 मिनट मेजर उस चीज को रिवाइज करना है जो मैंने अभी पढ़ाया है। ओके ठीक है सर। देखो, सबसे पहले आई एक्स एक्सिस के अमाउंट में देखते हैं आप। साइड लेंथ कितना है? ए है ना, इस एक्सिस के अमाउंट में इस मास का डिस्टेंस कितना है? ए बाई रूट टू। और ये भी कितना होगा? ए बाई रूट टू पे, ये भी कितना है? ए बाई रूट टू पे, ये भी कितना है? सबके सब कितने डिस्टेंस पे है? सेम डिस्टेंस पे है क्या या अलग अलग डिस्टेंस पे है? तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई टू इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। 4 मासेस है, इसका भी इसका भी इसका भी सबका सेम होने वाला है, तो कितना हो जाएगा? 2 एम स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अबाउट में हो गया। अब बताओ किसके एक्सिस के अबाउट में निकालना है? वाई कौन है? ये नीचे वाला लाइन है, वाई एक्सिस ये है ना, ये हो गया आई वाई। ये कितना डिस्टेंस पे है यहाँ से? 0। और ये भी कितना डिस्टेंस पे है? 0। ये डिस्टेंस कितना है? ए है। और ये भी कितना है? ये भी हमारा ये डिस्टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा? क्या 2 स्क्वायर हो जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट है? इसके बाद कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये इसके बाद कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस कौन सा है? डायमीटर है ना? हाँ सर, एक डायमीटर है। इसी एक्सिस के अबाउट में निकालना है, तो इससे बताइए कितने डिस्टेंस पे है? और ये दोनों 0 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 आई जेड, तो कितना हो जाएगा? हो गया? क्लियर है? कोई डाउट है? अब एक होमवर्क देता हूं। रेक्टेंगल है, ये वाला साइड लेंथ ए है और ये वाला साइड लेंथ 2, ये वाला साइड लेंथ बी है। एक ए है और एक ही है बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है उस इस एक्सिस से वर्क में निकालना है। आई
इसके बाद में निकालना है, सारे कॉर्नर पे मास रखा हुआ है, ठीक है। सब पे मास कितना है, ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। तो आज यही तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड मास सिस्टम, एक्सटेंडेड मास सिस्टम। तो बेटर होगा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एक बार वापस से देख कर आना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?